डॉक्टर माहिर बलोच के सामने अदालती निजाम ढेर हो गया, जुडिशरी बेनकाब हो गई। डॉक्टर माहिर बलोच की निजाम अदल को ललकारा और फिर जज भाग खड़ा हुआ। शर्म आती है मुझे नेशनल मीडिया के मालकान पर कि जिनका जमीर एक तवायफ के जिस्म की तरह बिकता है। यह है पाकिस्तान का नंगा और घटिया निजाम अदल, जहां जज टकों में बिकते हैं, जहां जज कंप्रोमाइज होते हैं, जहां अदालतें कंप्रोमाइज होती हैं, जहां इंसाफ पाने के लिए लोगों को फिर अदालतों के अहाते में मरना पड़ता है। कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तोसी में भी पीपुल्स पार्टी ने अपने हाथ और मुंह काले किए। क्या 26वीं आईनी तरमीम का मतलब सिर्फ मौजूदा हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था? इंसाफ को, पार्लियामान को, आइन को, इंसानी हकूक को तमाशा बना रखा है। सूबाई खुद मुख्तारी बराए नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इस वक्त तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें और मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके और मैं आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचा सकूँ। नाज़रीन, आज डॉक्टर माहिर बलोच के सामने जुडिशरी बेनकाब हो गई। अंदाज़ा हो गया कि जजेस किस तरह कंप्रोमाइज्ड होते हैं और किस तरह निज़ाम अदल घुटने टेक देता है। इस पर भी हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे डॉक्टर माहिर बलोच की कि उन्होंने आज अदालत में किस तरह निज़ाम अदल को ललकारा और फिर जज भाग खड़ा हुआ। इसके अलावा BYC ने जो है वो अपने असीरों के हवाले की 15 रोज़ा उनके रिमांड में तोसी पर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार किया है और अदलिया पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया है। इस पर भी बात करेंगे और फिर बात करेंगे इस्लामाबाद में BYC के असीरों की रिहाई और जबरी तौर पर लापता किए जाने वाले अफराद की बाजियाबी के हवाले से धरना तीसरे रोज में जारी है। इस धरने का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है? क्या ये जो मुट्ठी भर खवातीन बैठी हैं ये उनका इम्तिहान है या फिर इम्तिहान किसी और का है? इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक ऐसे गठजोड़ की, एक ऐसा गठजोड़ के जिसने सिंध, बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में अमन के हवाले से जो ड्रामेबाजी शुरू कर रखी है, जो एक ड्रामा चल रहा है, ये बदअमनी नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है, ये कोई और कहानी है। आज हम उस और कहानी को भी थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर जो है वो BRAS ने एक वीडियो जारी की और एक स्टेटमेंट दिया उस पर भी, और फिर रिकॉर्डिंग माइनिंग के हवाले से भी एक इशू है, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग के हवाले से मैं आपको मुख्तसरन आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि रिकॉर्डिंग माइनिंग कॉरपोरेशन RDMC ने बताया है कि कंपनी ने बलूचिस्तान हुकूमत को, ये याद रखिएगा कि बलूचिस्तान हुकूमत के रॉयल्टी और समाजी सरमायाकारी की मद में $2.80 से जायद की अदायगियां की हैं। जून 2025 तक रॉयल्टी की मद में $1.75 टैक्स जो मुलाजमीन और दीगर फरीकैन से जमा किए गए की मद में तकरीबन $38 लाख और समाजी सरमायाकारी की मद में $72 लाख अदा किए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत इस मंसूबे में 25% की शराकतदार है, ताहम उन्होंने इस मंसूबे में कोई सरमायाकारी नहीं की है। हम बात ये नहीं करेंगे कि बलूचिस्तान हुकूमत ने सरमायाकारी नहीं की है, लेकिन हम इस पर बात जरूर करेंगे कि जो लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर आ रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? NFC अवार्ड का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? ये दीगर जो मंसूबे चल रहे हैं उनसे जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट कहाँ खर्च हो रहा है? बलूचिस्तान तो तबाह हाल है। बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो बुनियादी जो सहूलियात हैं, अवाम उससे महरूम है। पीने के पानी से महरूम है, सेवरेज से महरूम है, ड्रेनेज से महरूम है, सेहत से महरूम है, तालीम से महरूम है। बलूचिस्तान इस वक्त एक लावारिस सूबा बना हुआ है क्योंकि सूबाई हुकूमत खरीदी हुई है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ गठजोड़ करके और सरफराज भुट्टी ने हुकूमत खड़ी की है, तो जाहिर है वो हुकूमत इसी तरह चलेगी। यानी ऐसी हुकूमतों का अवाम से कोई लेना देना नहीं होता। आप देख रहे थे ना पिछले दिनों कि सरफराज भुट्टी अपने बेटों से लंदन में मुलाकातें फरमा रहे हैं, सैर व तफरीह फरमा रहे हैं, और यहाँ पर बलोच बच्चे तालीम से महरूम हैं।
पत्थरों पे बैठकर पढ़ते हैं, बगैर छत के खुले मैदानों में स्कूल लगाकर पढ़ते हैं। शर्म की बात है, लेकिन क्या करें, सरफराज भुगती है, पैसा खर्च किया उन्होंने। इसके अलावा नाज़रीन, आज BRAS ने यानी बलोच राज्य अजोय संघर ने एक वीडियो जारी की है। उस वीडियो में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर भी होगी। और उसमें उन्होंने जो है वो उनके हाथों गिरफ्तार होने वाले 2 पंजाबी अफराद नजीर अहमद वल्द गुलाम हुसैन साकिन अटक पंजाब और जफर इकबाल वल्द मोहम्मद जमान साकिन अटक पंजाब को मोरखा 29 अप्रैल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी सलूक के साथ बाहिफाजत रिहा कर दिया गया है। इनको गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, बल्कि इनको तहवील में लिया गया था। और तहकीकात के बाद ये कह रहे हैं कि इब्तदाई तफ्तीश में वाज़ेह हुआ कि इनका बराह रास्त कोई ताल्लुक रियासती इदारों, फौज या इंटेलिजेंस से साबित नहीं हुआ। और मजीद उन्होंने जो इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके हवाले से हमें जवाब देते हुए कहा कि एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है जिसका मकसद बलोच आज़ादी पसंद तहरीक को बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम करना है। दुश्मन इस प्रोपेगेंडे के जरिए बलोच सरमचारों के जदोजहद को नस्ली नफरत पर मबनी कार्रवाइयों के तौर पर पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये बात तारीख का हिस्सा है कि बलोच सरमचारों ने हमेशा बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को अपना इखलाकी फरीज़ा समझा। उन्होंने मजीद डिटेल्स भी दी हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, मुझ तरफ नहीं जा रहे क्योंकि आज हमारे पास दीगर इशूज़ बहुत बड़े हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि बल्कि हम पहले एक और बात कर लेते हैं, एक उस गठजोड़ की। नाज़रीन, एक गठजोड़ चल रहा है वजीरिस्तान के हवाले से, एक गठजोड़ चल रहा है सिंध के हवाले से, एक गठजोड़ चल रहा है बलूचिस्तान के हवाले से। आप देख रहे होंगे कि वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और जो भी इलाके हैं वजीरिस्तान के, वहां पर ऑपरेशन की कोशिश की जा रही है और वहां के मकामी कबाइल उस ऑपरेशन की मुज़ाहमत कर रहे हैं, उस ऑपरेशन की शदीद मुखालफत कर रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जो जिरगे हुए हैं और उन जिरगों में लाखों अफराद ने शिरकत करके उसकी मुखालफत की। लेकिन असल में ये चल क्या रहा है? क्या TTP और दाइश खुरासान क्या इतने खतरनाक किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनके पीछे हमारी रियासत हाथ धोकर पड़ी हुई है, या फिर कुछ और है? जो मैं कहना चाह रहा हूं कुछ और है, उसके हवाले से ये आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रही है, आप देखें तो सही कि ये TTP के लोग और हमारी मुसल्लह अफवाज के लोग आपस में किस तरह गप्पियां लगा रहे हैं, किस तरह बातचीत कर रहे हैं। अगर TTP और हमारे रियासत के दरमियान इस तरह का जो प्रेम है, इस तरह की मोहब्बतें हैं, इस तरह की कुर्बतें हैं, तो फिर जो दहशतगर्द मरते हैं वो कौन होते हैं? लेकिन क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अब इसी तरह लोगों को जबरी तौर पर लापता किए जाने के बाद CTD और दीगर इदारे मार रहे हैं जिस तरह बलूचिस्तान में मार रहे हैं? ये एक दूसरी वीडियो है, ये देख लें। ये सिंध का एक बहुत बड़ा खतरनाक और बदनाम डाकू है जिसके सर की जो कीमत है अगर वो तकरीबन कोई मिलियंस में है, तो इसमें आप देखें तो ये किसी मिनिस्टर के घर पे है और उस मिनिस्टर के घर पे पुलिस हुकाम भी मौजूद है। और ये पुलिस मोबाइल के साथ खड़ा ये डाकू जिसने जो सिंध के कच्चे में तबाही मचा रखी है, एक खौफ फैला रखा है, वो कितनी आज़ादी से जो सेल्फी बना रहा है और फिर टिकटॉक बना रहा है, वीडियो बना रहा है। ये है सिंध के सियासतदान का, सिंध के वडेरे का, सिंध के डाकू का, सिंध की पुलिस का इत्तेहाद। जिस तरह इससे पहले आपने देखा कि हमारी रियासत और TTP के दरमियान जो मोहब्बतें हैं वही मोहब्बतें यहाँ पर हैं। यही वजह है कि कच्चे में ऑपरेशन नहीं होता, यही वजह है कि कच्चे में फौज नहीं उतरती, क्योंकि अगर कच्चे में रेंजर्स और फौज उतरी और डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर 2 तरह के नुकसान होंगे। एक तो ये कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इन डाकुओं को अपना असलहा और गोलियां नहीं बेच सकेंगे क्योंकि डाकू ही खत्म हो जाएंगे। और दूसरा जो बड़ा मसला होगा कि जो इनके स्पॉन्सर्ड TTP है जो अफगानिस्तान से असलहा स्मगल करके पंजाब और सिंध के कच्चे के डाकुओं को फरोख्त करती है, उनका कारोबार भी रुक जाए। और तीसरा गठजोड़ है बलूचिस्तान के सरदार का, लेवीज का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, कि जिस तरीके से आपस में उनका गठजोड़ है उससे आपको अंदाजा होगा कि एक तरफ तो वो मुखालफत करते हैं, एक तरफ तो वो रियासत के
मुखालफत भी करते हैं और फिर माइंस एंड मिनरल्स के एक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज भी करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं माइंस एंड मिनरल्स के प्रोजेक्ट्स में उनकी ट्रकें और उनके ठेके चल रहे हैं। तो बताएं कि ये मुनाफिकत नहीं है, ये जुल्म नहीं है? कि आपको जो करना है खुल के करो ना यार। कह दो कि टीटीपी आपकी अलाई है, कह दो कि दाइश खुरासान आप कह दो कि दाइश खुरासान आपके इत्तेहादी हैं, जिस तरह टीटीपी आपके इत्तेहादी है। तो इसलिए इस वक्त बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है या इस वक्त वजीरिस्तान में जो कुछ चल रहा है, ये क्या है? इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वजीरिस्तान की जंग डॉलर की जंग है, वजीरिस्तान की जंग मुफादात की जंग है, खैबर पख्तूनख्वा की जंग मादनियात की जंग है, बलूचिस्तान की जंग मादनियात की जंग है, जिस तरह मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग के हवाले से। इसी तरह सिंध के मादनियात के हवाले से भी इतने ही बड़े तमाशे चल रहे हैं। सिंध का मादनियात को लूटा जा रहा है, ट्रेनें भर भर के पंजाब ले जाई जा रही हैं, बिजली बना के पंजाब को भेजी जा रही है। क्यों भाई? सुई के जो गांव देहात हैं वो तो गैस से महरूम है, लेकिन पंजाब के छोटे से छोटे गांव के भी घर का चूल्हा गैस से जलता है। सिंध के देहात सुई गैस से महरूम है, लेकिन पंजाब के छोटे से छोटे देहात के जो है वो कच्चे से कच्चे घर का भी चूल्हा गैस से जलता है। वहां बिजली नहीं जाती। अब यहाँ जो हम बिजली जनरेट करते हैं, यहाँ जो हम कोयला जनरेट करते हैं, यहाँ जो हम गैस जनरेट करते हैं, यहाँ जो हम तेल जनरेट करते हैं, ऑयल जनरेट करते हैं, वो कहाँ जाता है? तो बहरहाल ये सारा गठजोड़ है, ये साजिश है, ये एक भयानक साजिश है, और रियासत इस साजिश की आड़ में अपने बिजनेसेस चला रही है, क्योंकि सबका ध्यान इस तरफ है और यहां रियासत का धंधा चल रहा है, कारोबार चल रहा है। लोग मर रहे हैं तो मरने दो। सीटीडी है ना, एक कसाई के रूप में बुच्चर ऑफ बलूचिस्तान को कहें या फिर बुच्चर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा कहें, तो सीटीडी अपना काम कर रही है। वहां उन्होंने किराए के कातिल रखे हुए, और सीटीडी से बड़ा किराए का कातिल इदारा और कोई नहीं। सीटीडी पाकिस्तान का सबसे बड़ा किराए का कातिल इदारा है। इससे इनकार कर सकते हैं क्या? बलूचिस्तान में जिस तरह इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या उससे इनकार कर सकते हैं? तो बहरहाल इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि इस्लामाबाद में धरना तीसरे रोज में भी जारी है। मुट्ठी भर खवातीन की वजह से रियासत का असल चेहरा बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। धरना असल में किसका इम्तिहान है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उन बच्चों का, उन औरतों का जो शदीद गर्मी, चिलचिलाती धूप और बारिश के बाद बनने वाली कीचड़ के बावजूद धरना देकर बैठे उनका, या फिर मुंह छुपाती रियासत का? ये तो बैठे हैं, इनका ये तो इम्तिहान है। इनका इम्तिहान तो उस दिन शुरू हो जाता है जब इनके बच्चे, इनके शौहर, इनके बाप जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिए जाते हैं। इस वक्त BYC की तरफ से जारी किए जाने वाले तिमाही और जून के आदाद शुमार के मुख्तलिफ जो है स्टेटिक्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। आप जरा गौर से देखें कि किस तरह लोगों को उठाया जाता रहा है, किस तरह लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, किस तरह कमसिन बच्चे मारे जा रहे हैं, किस तरह जो है वो जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है, किस तरह इजहार की आजादी पर कदगन है, किस तरह नेशनल मीडिया ने आंखें बंद कर रखी हैं, किस तरह नेशनल मीडिया रियासत का, सहूलत का और पंजाबी मीडिया बना हुआ है। तो इस वक्त जो इम्तिहान असल में है वो रियासत का है। ये तो आए हैं, ये तो आकर बैठ गए हैं। रियासत का रिस्पॉन्ड क्या है? क्या रियासत की नजर में सियासत और मजलूम में कोई फर्क नहीं है? क्या दहशतगर्दी और सियासत में कोई फर्क नहीं है? एक लकीर तो खींच दो ना। अगर आप इनको इंसाफ देंगे, अगर आप एक कमेटी बनाकर इनसे बात करेंगे, निगोशिएट करेंगे, इनके प्यारों की बाजियाबी के हवाले से कोई इकदाम करेंगे, तो ये जब यहां से जाएंगे तो कौन सा पैगाम लेकर जाएंगे? अच्छा लेकर जाएंगे या बुरा लेकर जाएंगे? और अगर आप इनसे नहीं मिलते हैं, इनको उठाने के लिए आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं, आप घटिया और गिरे हुए हरबे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद ये कौन सा पैगाम लेकर जाएंगे? पहले भी इसी तरह ये खाली हाथ जाते रहे, और यही वजह है कि रियासत बेनकाब होती रही है। रियासत इस वक्त बेनकाब हो चुकी है। रियासत जबरी गुमशुदगियों के हवाले से बेनकाब हो चुकी है। रियासत मावराए अदालत कत्ल के हवाले से भी बेनकाब हो चुकी है। तो कहां कहां रियासत एक्सपोज नहीं हो रही?
लेकिन मसला ये है कि मसाइल हल कैसे होंगे। इस वक्त तो बलूचिस्तान में जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं उनकी हैसियत ये है कि जो काफिले बसों के अब उनकी सिक्योरिटी में पूरे हो गए, तो इधर बॉर्डर पे कौन जाएगा भाई। दाखिली मामलात में आप इस तरह जो है वो यूं समझ लें कि जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं अगर वो चपरासी का काम करेंगे तो फिर सेक्रेटरी का काम कौन करेगा भाई। तो इस तरह रियासत एक्सपोज हो रही है। ये तो तीसरा दिन है, बैठे हैं, चौथे दिन भी बैठे रहेंगे, पांचवें दिन भी बैठे रहेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा। रियासत क्या इनसे बात नहीं कर सकती? क्या कोई पार्लिमानी कमेटी नहीं बन सकती जो इनसे निगोशिएट करे? शर्म आती है मुझे नेशनल पॉलिटिशियंस पर जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। शर्म आती है मुझे पाकिस्तान की नेशनल मीडिया पर जिनके कैमरे इस तरफ नहीं घूमते। शर्म आती है मुझे नेशनल मीडिया के उन एंकर पर्सन पर कि जिनकी जबानें इन पर नहीं खुलती। शर्म आती है मुझे नेशनल मीडिया के मालकान पर कि जिनका जमीर एक तवायफ के जिस्म की तरह बिकता है। शर्म आती है। बहरहाल आपको पता है कि आज बीवाईसी की 80 क़यादत डॉक्टर माहरंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच, बीबर बलोच, शाहजी और इन सबको अदालत में पेश किया गया। इस वक्त फुटेजेस आपकी स्क्रीन पर होंगे। इस दौरान डॉक्टर माहरंग बलोच ने जज को ललकारा। डॉक्टर माहरंग बलोच ने जज से कहा कि मैं जानती हूं कि आप वही फैसला करेंगे, सुनाएंगे जो फैसला कहने के लिए आपको दिया गया है, लेकिन मेरी भी बात सुन ले। उन्होंने क्या कहा जरा मुलाहिजा फरमा लें। नहीं सर, आप मेरी बात ही मुकम्मल नहीं। सर मुझे पता है जो फैसला आ चुका है आप वही सुनाएंगे, लेकिन 2 मिनट मुझे दे दें, मैं अपनी बात कह दूं। तो 10 जून से वकालतनामे साइन नहीं हो रहे। आपको पता है हम मुख्तलिफ केसेस में हमारे ऊपर FIR है, सिर्फ एक केस में नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में, जैसे डेरा मुराद में है, गुलजार में है, कराची में, उन सब के लिए वकालतनामा जरूरी है, ये आपको पता है। तो उस पर मैंने जज साहब से कहा, वहाँ पर सुप्रीडेंट जेल जो है कोयटा के, उन्होंने ATC कोर्ट के जज पर हमारे सामने ब्लेम लगाया कि उन्होंने उनको ऑर्डर दिया है कि किसी वकालतनामे पे दस्तखत नहीं करे, जिस पर जज ने बिल्कुल इस चीज को ये कहा कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि राइट ऑफ डिफेंस हर किसी का हक है। बिल्कुल। इसके बाद अदालत में नारेबाजी चलती रही। उसके बाद डॉक्टर माहरंग बलोच ने वकालतनामे और दीगर कागजात पर दस्तखत किए, सारे आपकी स्क्रीन पर हैं। और इन जो असीरान हैं इनको खुफिया तरीके से लाने की कोशिश की गई, जजिस गेट से ले आया गया ताकि इस तरह वकला इनको न देख सकें और चोरी से एक वारदात डाली जा सके। क्यों भाई, अदालत है, अभी तक इन पर जुर्म साबित नहीं हुआ, ये मुजरिम नहीं है, ये मुलजिम है। अभी रियासत के जबर का शिकार हैं, हुकूमत के जबर का शिकार हैं, कानून के जबर का शिकार हैं, अदालती जबर का शिकार हैं, अदालती नाइंसाफी का शिकार हैं। अभी मुजरिम तो नहीं है, तो कम से कम आप इनको इंसाफ इस तरह तो ना करो यार कि मुजरिमों की तरह आप इनको छुपाकर जो है वो दरवाजे से लेकर आते हो। ये एक डूब मरने का मकाम है। फिर क्या हुआ, जज अदालत से भागकर खड़ा हुआ और डॉक्टर माहरंग बलोच ने बलोची में बड़ा कहकहा लगाते हुए कहा, अब मुझे बताएं कि एक जज की इज्जत क्या रह जाती है। आज जो अदलिया का बिहेवियर था, जिस तरह उनके रिमांड में 15 दिन की तोसी की गई, क्या उसके हवाले से जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे किए गए? क्या जो पहला 10 रोजा रिमांड था, उस 10 रोजा रिमांड में जो केसेस हैं या जिन केसेस के हवाले से सब कुछ हो रहा है उसके हवाले से क्या कोई प्रोग्रेस पूछी गई? पूछा गया कि इनके पर जो इल्जामात हैं उनकी तहकीकात के हवाले से इस वक्त तक क्या क्या सामने आया है? नहीं, क्योंकि पीछे रियासत खड़ी थी। रियासत ने जज को, एक कंप्रोमाइज्ड जज को एक लेटर लिखकर दिया कि आपने 15 दिन की तौसीक करनी है, तो जज ने आमना सदकना करते हुए उस कागज पे दस्तखत कर दिए। यह है पाकिस्तान का नंगा और घटिया निजाम अदल, जहां जज टकों में बिकते हैं, जहां जज कंप्रोमाइज होते हैं, जहां अदालतें कंप्रोमाइज होती हैं, जहां लाखों लोग मर जाते हैं लेकिन उनको इंसाफ अदालतें फराहम नहीं करती। ये पाकिस्तान है जहां मर जाने के बाद लोगों को इंसाफ मिलता है, जहां इंसाफ पाने के लिए लोगों को फिर अदालतों के अहाते में मरना पड़ता है कि हमें इंसाफ दो।
तो इस वक्त BYC की क़यादत भी इसी तरह की शिकार है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो घटिया किस्म का एक मुजाहरा किया, जो कंडक्ट शो किया, क्या अदालत का ये कंडक्ट होना चाहिए? 3 MPO पर अगर कोई जज हाई कोर्ट का जस्टिस कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर पाकिस्तान के निजाम अदल का अल्लाह ही हाफिज। ऐसे अदालतों को बंद कर दो, लगा दो ताले। कहां है निजाम अदल? जहां चीफ जस्टिस के कानों में रुई हो और रुई के ऊपर तेल डला हुआ हो ताकि वो कुछ सुन ना सके, तो उस मुल्क में इंसाफ कहां मिलेगा? तो यही वजह है कि आज BYC की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। उन्होंने बड़ा तफसीली स्टेटमेंट है, उसके सीधा नुकात हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जी जो है वो 10 रोजा रिमांड अपना बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं के केस में अदालती जानिबदारी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और बलोच अपना BYC के रहनुमाओं के खिलाफ जारी अदालती कार्रवाई में बुनियादी कानूनी असूलों और इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। गुज़िश्ता रोज 4 माह से हमारे साथियों की गैर कानूनी तौर पर हिरासत में जो है वो 4 माह मुकम्मल हो चुके हैं। बता दो आपको कि BYC की क़यादत को 4 माह मुकम्मल हो चुके हैं, बगैर किसी सजा के, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के। उन्हें बगैर किसी वाज़ेह कानूनी जवाब के 3 माह तक 3 MPO के तहत कैद रखा गया और उसके बाद बगैर इतला के मजीद 10 दिन तक हिरासत में रखा गया। उसके बाद पुरानी और कमजोर FIR को बुनियाद बनाकर इन्हें दोबारा रिमांड पर थाने मुंतकिल किया गया। आज जब 10 रोजा रिमांड मुकम्मल हुआ तो इन्हें अदालत में चोर दरवाजे से, यानी जिसका इस्तेमाल सिर्फ जज साहबान करते हैं, वहां से इनको लाया गया, खामोश से पेश किया गया। इस अमल का मकसद वाज़ेह तौर पर यह था कि वकला को अदालत में पेश होने से रोका जा सके ताकि अदालत से अपनी मर्जी के मुताबिक ऑर्डर करवाए जा सकें। यानी जज से अपनी मर्जी के ऑर्डर हासिल करने के लिए ये सारा जो है ना चोर दरवाजों वाला ड्रामा खेला गया। तशवीशनाक अमर यह है कि अदालत में न तो पिछले 10 दिन के रिमांड की कोई तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की गई और न ही कोई पेशरफ्त जाहिर की गई। इसके बावजूद सरकारी वकील के महज ज़बानी दरख्वास्त पर हाजिर जज मोहम्मद अमीन मुबीन ने मजीद 15 रोज का रिमांड मंजूर कर लिया, वो भी बगैर किसी कानूनी वजाहत या हमारे वकला के दलाइल को सुने बगैर। मज़कूरा जज जज का जानिबदाराना रवैया अख्तियार करते हुए खुफिया इदारों के दबाव में फैसले कर रहे हैं और अदालतें सियासी जबर का आलाकार बन रही है। ये सिर्फ मातहत अदालतों का क्या करेंगे, ये हाई कोर्ट्स में भी यही चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक में यही चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक ही बनना था या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिर्फ सिंध में बनना था? 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तो पूरे मुल्क में बनने थे ना, तो कहां गई 26वीं आईनी तरमीम? कहां गया 26वीं आईनी तरमीम का ड्रामा? कहां गए 26वीं आईनी तरमीम के ड्रामे का जो असली मरकज था? 26वीं आईनी तरमीम के ड्रामे का मरकज आईनी अदालतें, तो वो कहां है? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आईनी अदालतें बननी थी? क्या बलूचिस्तान में आईनी अदालतें बन चुकी हैं? कहां है आईनी अदालतें? कहां है उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट? कहां है उनके फैसले? कहां है कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं उनकी रिजॉल्व करना? क्या ये सारा मेला सिर्फ याह्या अफरीदी को, जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए और अमीनुद्दीन खान को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बनाने के लिए किया गया था? ये तो अजीब ही तमाशा है भाई, और शर्म आती है मुझे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के किरदार पर, जो खुद को जमहूरियत की चैंपियन कहलवाती है। बदकिस्मती ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तोसी में भी पीपुल्स पार्टी ने अपने हाथ और मुंह काले किए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दरिया सिंध से 5 कैनालों के फैसले पर भी अपना मुंह और अपने हाथ काले किए। फिर मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तोसी के हवाले से जो कानून साजी हुई, उसमें भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपने हाथ और मुंह काले किए। और इस वक्त भी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है उसको सुकून नहीं था, नींद हराम हो गई थी उसकी। कभी मौलाना साहब के दरवाजे पर है तो कभी किसके दरवाजे पर। नतीजा क्या निकला भाई? क्या 26वीं आईनी तरमीम का मतलब सिर्फ मौजूदा हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था? क्या था? कहां गई 26वीं आईनी तरमीम? क्या हुआ? तमाशा है।
तो रियासत और जो एक कठपुतली मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने इस मुल्क में इंसाफ को, पार्लियामान को, आइन को, इंसानी हकूक को तमाशा बना रखा है। यहां इंसाफ नहीं मिलता, यहां पार्लियामान में पाकिस्तान के शहरियों से मुतालिक कानून साजी नहीं होती, यहां बुनियादी इंसानी हकूक को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। सूबाई खुद मुख्तारी बराए नाम है। सूबाई खुद मुख्तारी का पाकिस्तान में हकीकी मानों में कोई वजूद नहीं है। इसलिए तो वफाक सूबों के मामलात को नोच रहा है, इसलिए तो वफाक और रियासत मिलकर सूबों के मादनियात को गिद्ध की तरह नोच रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर हमारे